हेलो दोस्तों, मेरा नाम है AK। तो इससे पहले की वीडियो में हमने कलाम साहब की जो अभी बुक जो चल रही है अभी ऑटोबायोग्राफी, तो उसमें हमने इससे पहले का जो पार्ट था उसमें थोड़ा सा कुछ कवर किया था। ये कि साइंस और जो क्या नाम है, साइंस और जो धर्म है, जो भगवान है, जो भगवान को भगवान में आस्था है, उसको सब अलग करते हैं। मतलब ये कहता है कि साइंस अलग चीज है और भगवान में विश्वास रखना अलग चीज है। और इन दोनों में फर्क बताते हैं सब लोग, लेकिन कलाम साहब के हिसाब से जो साइंस है वो भगवान को ढूंढने का एक तरीका है। ठीक है, तो ये भी सही है। उसके बाद से हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। तो ये वाला पैराग्राफ में देखते हैं क्या कलाम साहब क्या कह रहे हैं। Even the rational thought metrics of science have been home to fairy tales. I am an avid reader of books on cosmology and enjoy reading about celestial bodies. Many friends, while asking me questions related to space flight, sometimes slip into astrology. Quite honestly, I have never really understood the reason behind the great importance attached by the people to the far-based planet in our solar system. As an art, I have nothing against astrology, but if it seeks acceptance under the guise of science, I reject it. I do not know how these myths evolved about planets, stars, uh, constellation, and even satellites that they can exercise power on human beings. The highly complicated calculations manipulated around the precise movements of celestial bodies to drive highly subjective conclusion appear illogical to me. As I see it, the Earth is the most powerful and energetic planet. As John Milton puts it so beautifully in Paradise Lost, book 18. ओके, तो देखेंगे इस पैराग्राफ में कलाम साहब कह रहे हैं कि जो साइंस की जो मैट्रिक्स है उसमें भी साइंस की जो मैट्रिक्स है वो भी पूरा फेरी टेल्स का घर है। मतलब जो हम पारंपरिक कथाएं सुनते आते हैं, जैसे रामायण हो गया, महाभारत हो गया, काफी कुछ अपने धर्म के लेके काफी कुछ हम लोग सुनते आते हैं। वाक्या हो गया, काफी सारा रहता है वाक्या मोहम्मद साहब को लेकर, या फिर काफी सारे पैगंबरों को लेकर काफी सारा वाकया है। हम लोग काफी सारे कुछ सुनते आते हैं। तो उसी तरह साइंस के मैट्रिक्स में भी काफी सारे ऐसे रहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम एक थ्योरी को ले लेते हैं, बिग बैंग। किसी को नहीं पता है कि जो ब्रह्मांड है ये कैसे बना, पर हम एक थ्योरी मानते हैं कि हाँ बिग बैंग हुआ होगा। उस हिसाब से मतलब साइंस में एक वो भी थ्योरी एक जगह बनाता है। ऐसे काफी सारी थ्योरीज है ब्रह्मांड के क्रिएशन को लेके। तो काफी सारी थ्योरीज है, तो उस तरह ही जो साइंस में मैट्रिक्स है तो वो भी एक फेयरी टेल की तरह है। तो इसमें कलाम साहब क्या कर रहे हैं कि रिलीजियस रिलीजन को और साइंस को थोड़ा सिमिलर करने की कोशिश कर रहे हैं। आगे देखेंगे। आगे वो कहते हैं कि वो काफी ज्यादा शौकीन हैं कॉस्मोलॉजी, मतलब ब्रह्मांड खगोलीय विज्ञान, ब्रह्मांड विज्ञान को लेकर काफी ज्यादा, मतलब वो पढ़ते हैं इस तरह की किताबें, ब्रह्मांड विज्ञान की किताबें। और उनको काफी मजा आता है ये सब किताबें पढ़ने में। और उनके काफी दोस्त जो है उनसे कभी काफी सवाल पूछा करते थे ये स्पेस को लेके, और स्पेस के बारे में, वो जो ग्रह है ऊपर उनके बारे में काफी सारे सवाल पूछते थे। और अचानक से वो एस्ट्रोलॉजी की तरफ, ज्योतिष की तरफ घुस जाते थे उनके दोस्त, सवाल पूछते पूछते। तो अब आगे कलाम साहब कहते हैं कि जो अगर वो सच कहे, ईमानदारी से कहे, तो जो ये ज्योतिषी है वो ठीक है, कला के तौर पर वो काफी सही है, लेकिन अगर वो साइंस में अपनी कोई जगह चाहता है तो कलाम साहब उसको नकारते हैं। उनके हिसाब से एस्ट्रोलॉजी जो भी है, ज्योतिष विज्ञान, ये कोई साइंस की चीजें नहीं है। मतलब वो आगे कहते हैं कि अगर ये ये जो मिथ है, ये जो काल्पनिक चीज है, ये पता नहीं कहाँ से आ गया कि कोई भी ग्रह किसी आदमी के किसी इंसान पर कोई प्रभाव डाल सकता है, ऐसा उनको नहीं लगता है कलाम साहब को। ठीक है, आगे देखते हैं। तो वो कहते हैं कि सबसे शक्तिशाली जो ग्रह है वो सबसे मतलब वो एक बुक है, क्या नाम है उनका, जॉन मिल्टन का पैराडाइज लॉस्ट।
उसमें उस बुक में उन्होंने कहा है वो उस उनका रेफरेंस देते हुए यहाँ कह रहे हैं कि एक बुक है जिसमें बताया गया है कि पृथ्वी सबसे शक्तिशाली है, मतलब अब पृथ्वी है अपना ग्रह है तो इसके बारे में हम कहेंगे ही। तो उसमें वो कहते हैं कि व्हाट इफ द सन बी सेंटर टू द वर्ल्ड एंड अदर स्टार्स, द प्लैनेट अर्थ सो steadfast though she seems insensibly थ्री डिफरेंट मोशन मूव्स। अच्छा, तो जो मिल्टन साहब है, जॉन मिल्टन साहब है, वो क्या कह रहे हैं अपनी वो बुक में पैराडाइज लॉस्ट में कि क्या होगा अगर जो सूरज है वो ब्रह्मांड का केंद्र हो और सारे तारे हो, और जो प्लैनेट अर्थ है वो आपको जितना सीधा दिखता है, मतलब स्थिर दिखता है, मतलब स्थिर है, एक जगह पर दिखता है, वो उतना स्थिर नहीं है। वो तीन अलग अलग तरीके के मोशंस में गति में घूम रहा है, ठीक है। सही बात है। आगे देखेंगे दूसरे पैराग्राफ में, वेर एवर यू गो ऑन दिस प्लैनेट। अच्छा, ये मिल्टन साहब ये कह रहे हैं वेर एवर यू गो, नहीं नहीं, कलाम साहब कह रहे हैं वेर एवर यू गो ऑन दिस प्लैनेट देयर इज मूवमेंट एंड लाइफ, इवन apparently even apparently inanimate things like rocks, metal, timber, clay are full of intrinsic movement, uh, with electrons dancing around each nuclear. This motion originated in their response to the confinement imposed on them by the by the nucleus by mean of electric force, which try to hold them as close as possible. Electrons, just like any individual with a certain amount of energy, detest confinement. The tighter the electrons are held by the nucleus, the higher their orbital velocity will be. In fact, the confinement nucleus, कहाँ था मैं? कॉन्फिडेंटल कहाँ था मैं? अरे यार, ये इतना पास पास है ना, लाइन सब ऊपर नीचे हो जाता है। The tighter the electrons are held by the nucleus, the higher their orbital velocity will be. In fact, the confinement of electrons in an atoms result in enormous velocities of about 1000 kilometer per second. These high velocities make the atoms appear a rigged sphere, just as a fast-moving fan appears like a disk. It is very difficult to compress atoms more strongly, thus giving matters its familiar solid. Its familiar solid. Uh, Aspect, everything solid thus contain much empty space within, uh, and everything stationary contains great movement within. It is as though the great dance of Shiva is being performed on earth during every moment of our existence, ठीक है। तो देखेंगे इस जो ये जो बड़ा सा पैराग्राफ है, इसमें कलाम साहब मतलब कुछ छोटी सी बात है, इसमें कुछ ज्यादा एक ही बात को थोड़ा बार बार घुमा के बोला गया है। इसमें वो कह रहे हैं कि आप पृथ्वी पर कहीं पर भी जाओ तो आपको काफी सारे ऐसे मतलब चीज मिलेंगे जो स्थिर देखने में लगेंगे कि यार स्थिर है, लेकिन उनमें गति फिर भी हो रही है, काफी सारी गति उनमें हो रही है। तो जैसे उन्होंने एग्जांपल दिया रॉक, मेटल, टिम्बर, ये सब का एग्जांपल दिया, तो ये सब सिर लगते हैं पर इनमें गति हो रही है। कैसे हो रही है? तो एटम्स है, एटम है जो उसके गोल मतलब उसका जो केंद्रक है, नाभिक है, उसके गोल गोल एटम्स, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, ये सब तो आप जानते हैं, इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है उसके चारों तरफ, ठीक है, और काफी स्पीड से घूमता है, ठीक है। तो यहाँ पे वही एक एग्जांपल दिया गया है, जैसे कि पहले तो यहाँ पे समझना पड़ेगा कि जितना टाइटली कोई न्यू अरे यार, ये सीधा क्यों हो गया यार, दिमाग खराब। ठीक है, पहले इसको समझना होगा कि जितना टाइट जो एटम है वो अपने इलेक्ट्रॉन को पकड़ेगा, उतना ही स्पीड वो घूमेगा, ठीक है। तो उसका जो स्पीड है कम से कम आपका 1000 किलोमीटर प्रति सेकंड हो जाता है इलेक्ट्रॉन का कभी कभी। तो जब वो घूमता है इतना स्पीड ना, तो वो जो आकार है उसका एटम का, वो गोल लगने लगता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि पंखा जब घूमता है ऊपर में, सीलिंग फैन की बात कर रहा हूँ मैं, पंखा जो ऊपर में घूमता है तो गोल डिस्क की तरह दिखाई देता है, ठीक है, जबकि वो गोल डिस्क का आकार, उसका आकार गोल डिस्क की तरह नहीं है।
और जब पंखा घूमता है उसके विंग्स के साथ तो वो गोल डिस्क की तरह नजर आता है। वैसे ही एटॉम्स जो है उसके इलेक्ट्रॉन चारों तरफ घूमते हैं तो गोल डिस्क की मतलब गोल आकार दिखता है एटॉम्स का। तब वही बता रहे हैं कलाम साहब कि जो चीज स्थिर दिखती है वो चीज स्थिर नहीं है। मतलब जैसे अब कोई पत्थर है, आपको लग रहा है वो चुपचाप एकदम स्थिर है, लेकिन उसके अंदर क्या है, बहुत सारे एटॉम से बना है। एटॉम्स में क्या इलेक्ट्रॉन्स घूम ही रहे हैं गोल 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 गोल। वही बातें गति है सब में। आगे देखते हैं तो ये यहाँ पे एक और रेफरेंस देते हैं कि जो ये तांडव हो रहा है, ये जो गति हो रही है, इसको ये बोलते हैं कि शिव जी, हाँ शिव जी का तांडव है, परफॉर्म कर रहा है हमारे हर एक एग्जिस्टेंस में, हर एक अस्तित्व में। ठीक है, आगे देखेंगे। When I joined the BSc degree course at St. Joseph, I was unaware of any other options for higher education, nor did I have any information about career opportunities available to students of science. Only after obtaining a BSc did I realize that physics was not my subject. I had to go into engineering to realize my dreams. I could have joined the engineering course long ago, right after finishing my intermediate course. Better late than never. I told myself as I made the detour, applying for admission into the Madras Institute of Technology (MIT), regarded as the crown jewel of technical education in South India at that time. Okay. तो इस पैराग्राफ में देखेंगे कलाम साहब कहते हैं कि जब उन्होंने बीएससी डिग्री के लिए सेंट जोसेफ जो हाई स्कूल था या फिर कॉलेज, जो कॉलेज था, सॉरी कॉलेज था, सेंट जोसेफ कॉलेज था, जब उसको उन्होंने ज्वाइन किया था उस टाइम पे इनको नहीं पता था कि हायर एजुकेशन के लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है साइंस स्टूडेंट के लिए। ठीक है, मतलब साइंस का जो कोई छात्र है तो वो क्या क्या आगे जाकर पढ़ सकता है, उनसे मतलब किसी को नहीं मालूम होता है। मुझे खुद जब मैं मतलब अपना कोर्स खत्म किया था, मतलब अपना जब मतलब मैं जब पढ़ाई अपना एचएस वगैरह खत्म किया था तो मुझे उस टाइम पे खुद नहीं समझ आ रहा था यार इसके बाद में क्या पढूं। तो जो भी होता है यार सबके साथ होता है, अब जिसके साथ नहीं होता है अच्छी बात है, लेकिन सबके ज्यादातर लोगों के साथ होता है। मुझे भी कुछ समझ नहीं आया था तो वैसे ही इनके साथ भी हुआ कि इनको समझ नहीं आ रहा था क्या ले, उनको जो दिखा कि हाँ यार साइंस लिए है तो बीएससी डिग्री कर लेते हैं, तो उन्होंने जब ये बीएससी कर लिया उसके बाद उनको लगा कि यार जो फिजिक्स है ये तो उनका सब्जेक्ट है ही नहीं। उनको जो बनना है उसके लिए तो ठीक है फिजिक्स है, लेकिन ये उनका सब्जेक्ट नहीं, उनके लिए उनके इसके लिए उनको क्या करना पड़ेगा, इंजीनियरिंग। उनको बाद में पता चला। तो उसके बाद चलो देर है दुरुस्त है, उन्होंने कहा चलो देर है दुरुस्त है, तो उन्होंने फिर उसके बाद में मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एडमिशन करवाया। ठीक है, जो कि उस टाइम पे साउथ का सबसे टेक्निकल एजुकेशन के लिए सबसे काफी अच्छा माना जाता था। उसमें उन्होंने बाद में फिर एडमिशन कराया। ठीक है, आके देखेंगे। I managed to be on the list of selected candidates, but admission to this prestigious institute was an expensive affair. Around 1,000 rupee was required, and my father could not spare that much money. At that time, my sister Zohra stood behind me, uh, mortgaging her gold bangles and chain. I was deeply touched by her determination to see me educated and by her faith in my abilities. I vowed to release her bangles from mortgage with my own earnings. The only way before me to earn money at that point of time was to study hard and get a scholarship. I went ahead at full steam. Okay. देखेंगे इस पैराग्राफ में कलाम साहब कह रहे हैं कि देखो लिस्ट में तो उनका नाम आ जाता है सिलेक्टेड कैंडिडेट्स में, ठीक है ये तो सही है, लेकिन उस वहाँ के जो एडमिशन का जो फीस रहता है, एडमिशन का जो चार्ज रहता है वो थोड़ा उस टाइम के हिसाब से 1,000 रुपये एक्सपेंसिव होता है। मैं उस टाइम के बात कर रहा हूँ जब उस टाइम पे बहुत पहले 1,000 रुपये हो रहा है, उस टाइम पे काफी ज्यादा पैसे थे। तो देखेंगे इधर में अभी उस टाइम के हिसाब, अभी के हिसाब से लाखों थे। अभी के उस टाइम के हिसाब से मतलब लाखों रुपए थे उस टाइम का, 1,000 रुपए। ठीक है, तो आगे देखेंगे अराउंड 1,000 रुपीज, हाँ उनके मतलब 1,000 रुपये उनको चाहिए था। अब ये जो 1,000 रुपये हैं उनके पापा के पास नहीं थे, या मतलब अब कहाँ से देंगे। वो भी जैसे गरीब आदमी थे उतने भी मतलब कैसे बोलूं, उतने गरीब भी नहीं थे उतने अमीर भी नहीं थे, बीच में थे।
तो इतने रुपए नहीं थे, जो भी थे इतने रुपए उनके पास नहीं थे। इस टाइम पे उनकी जो बहन है ज़ोहरा, उन्होंने इनकी मदद की थी, अपने गहने गिरवी रखकर पैसे दिए थे। तो जब उन्होंने देखा कि उनकी बहन उनको इतने अच्छे से मतलब पढ़ा लिखा देखना चाहती है, उन पे इतना भरोसा है, उनके काबिलियत पर इतना भरोसा करती है, तो फिर उनको लगा यार पढ़ना तो पड़ेगा। अब जान लगा के पढ़ने की पूरे एकदम तैयारी हो गए थे कलाम साहब। और उन्होंने ये मतलब खुद से वादा किया कि जब वो पढ़ लिख के अच्छे से जब वो आगे बढ़ जाएंगे, कमाएंगे, तो वो उस पैसे से अपनी बहन का जो जेवर है उसको छुड़वाएंगे, गिरवी से हटाएंगे फिर। ठीक है, आगे देखेंगे। What fascinated me most at MIT was the sight of two decomposed aircraft displayed there for the uh, demonstration of the various systems of flying machines. I felt a strange attraction toward them and would sit near them long after other students had gone back to the hostel, admiring man's to fly free in the sky like a bird. After completing my first year, when I had to opt for a specific branch, I almost spontaneously choose aeronautics engineering. The goal was very clear in my mind now. I was going to fly aircraft. I was convinced to this despite being aware of my lack of assertiveness, uh, which probably came about because of my humble background. Around this time, I made a special effort to try communicate with different kind of people. There were a setback, disappointment, and distraction, but my father's inspiring word anchored me anchored me in those periods of nebulous drift. Okay, यहीं तक है। तो इसके बाद देखेंगे इस पैराग्राफ में कलाम साहब कहते हैं कि उनको जब वो कॉलेज वहां पे एमआईटी में जब उन्होंने एडमिशन कराया, तो वहां पे सबसे आकर्षक चीज जो लगी वो ये थी कि वहां पर ना वो एयरक्राफ्ट रखा हुआ था, समझ रहे हैं? वहां पे दो एयरक्राफ्ट रखा हुआ था, मतलब अब जो भी हो, मतलब ऐसे ही रखा हुआ था। तो उनको ये चीज काफी आकर्षक लगती है वहां पे, वो जो फ्लाइंग मशीन थे वहां पे। तो अब जो भी है उनको वहां से फिर काफी उनको आकर्षक लगता है वो, उनको काफी अच्छा लगता है वो देखकर। जब ऐसा था मतलब जब सब लोग चले जाते थे अपने हॉस्टल, तो वहां जाकर बैठकर उसको देखते रहते थे। और यहीं से उनके मन में ये ख्याल आता है कि यार बस उड़ाना है, इसको ही उड़ाना है और इसी की तरह उड़ना है। जबकि उनके बचपन का भी ख्याल भी ऐसा ही था। तो बस उसके बाद जब एक साल इनका खत्म होता है, एक साल उनका पढ़ाई पूरा होता है, तो जब एक ब्रांच चुनना है तो उसमें ये इन्होंने एरोनॉटिक्स चुना, हवाई विमान इंजीनियरिंग चुना। ठीक है, तो इनके सामने इनका गोल जो था काफी क्लियर था कि भाई एयरक्राफ्ट उड़ाना है। ये एकदम पूरा दृढ़ निश्चय कर चुके थे। इसी दौरान ये काफी लोगों से मिलते हैं और इनको मतलब काफी भटकाव भी होता है, डिस्ट्रैक्शन काफी आते हैं। लेकिन उन सब के बाद भी इनको इनके पापा की बात याद थी, और उनके पापा के जो वर्ड थे वो सब याद रहते हैं। इनके अपनी बहन की जो भी उन्होंने जेवर बेच रखे इनको पढ़ाने के लिए दिया था, ये सब कुछ उनको याद रहता है, जिसके कारण ये भटकते नहीं है अपनी राह से, अपनी मार्ग से, और फिर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते हैं। और देखेंगे ये जो फोटो आपके सामने आ रही है, ये है इनके फादर साहब जैनुलब्दीन। ठीक है, और आगे देखेंगे, और ये देखेंगे ये जो आदमी है पंडित जी की तरह लग रहा है, पंडित जी की तरह लग रहा है। ये है पक्षी लक्ष्मण शास्त्री, जो कि इनके फादर, जो अभी हम लोगों ने देखा जैनुलब्दीन, इनके काफी अच्छे दोस्त है ये। ठीक है, ये पक्षी लक्ष्मण शास्त्री। आगे देखेंगे ये जो है ये लोकेलिटी है जहाँ पर कलाम साहब पहले रहते थे, उस जगह की। ठीक है, आगे देखेंगे। अब ये यहाँ पे कुछ फोटोज दिए गए हैं उनके। ये जो शिवा टेम्पल है, लॉर्ड शिवा का टेम्पल है ये। वहाँ का काफी भव्य मंदिर है रामेश्वरम का, वहीं का तस्वीर है ये। आइए देखेंगे क्या है, ये ओल्ड मॉस्क्यू है, जहाँ पर उनके पापा उनको इवनिंग प्रेयर के लिए लेके जाते थे, ये पुरानी मस्जिद। ठीक है, आगे देखेंगे। हम्म, हाँ ये वही मस्जिद के बाहर का है शायद। ठीक है, ये देखेंगे, ये कलाम साहब के भाई हैं शायद, देखना पड़ेगा। हाँ,
ये उनके भाई हैं, और ये जो टी स्क्वायर दिखा रहे हैं इंजीनियरिंग पढ़ने टाइम इन्होंने कलाम साहब ने यूज किया है। ये कलाम साहब के भाई हैं। और ये टी स्क्वायर दिखा रहे हैं जिसको कलाम साहब ने इंजीनियरिंग पढ़ते समय इस्तेमाल किया था। ठीक है, आगे देखेंगे। अच्छा, ये जो है STR मणिक्कम, जिससे कलाम साहब बुक लिया करते थे, किताबें उधार लिया करते थे, उनका घर है ये। ठीक है, आगे देखेंगे। हम्म हम्म, ये मुस्तफा कलाम साहब है, इनसे भी बुक्स लिया करते थे। इनको हमने पहले पढ़ा है पीछे में। पीछे में ये कलाम साहब के काफी अच्छे मतलब मित्र बोल सकते हैं। एज में गैप था पर काफी अच्छे मित्र थे इनके, मुस्तफा कलाम साहब। ये फैमिली फोटो है उनकी, एक थोड़ी सी देखेंगे। ये सब भी उसी तरह में फैमिली फोटोज है। ठीक है, फोटोज आ रहे हैं। ठीक है, ये शायद कलाम साहब हैं। सही है। टाइम टाइम तो काफी ज्यादा हो गया है। ठीक है, वीडियो काफी ज्यादा लंबी हो जाएगी तो उसके लिए इसको यहाँ रोकते हैं। अगली वीडियो हम यहाँ से शुरू करेंगे, और उसके बाद ये दूसरा पार्ट मैं कोशिश करूंगा खत्म करने का। नहीं भी हो सकती है, लेकिन जो भी हो, जितना हो सकेगा उसको उतना खत्म करेंगे। ठीक है, एक बार में खत्म करने की जरूरत नहीं है। धीरे धीरे समझेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, मजे लेते हुए चलेंगे विंग्स ऑफ फायर का। ठीक है, कोई इसको सिलेबस की तरह नहीं पढ़ना है भाई कि आज ही खत्म कर दो, मैं एग्जाम आए, ऐसा है नहीं। मजे लेते हुए पढ़ेंगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब नहीं हो तो अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और ताकि आपको आगे भी इस तरह की वीडियोस मिलती रहे, और बने रहो विंग्स ऑफ फायर के सफर में। तब तक के लिए गुड बाय।